हेलो एवरीवन, दिस इज नवनीत एंड वेलकम टू एक्टस एजुकेशन। तो हमारी सीडीपी की सीरीज चल रही है और आज हमारी 6th क्लास है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि आज की जो हमारी क्लास होगी वो बुद्धि पे होगी, इंटेलिजेंस पे होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरे लास्ट सेशंस अच्छे लग रहे होंगे और आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी हैं आपके प्रीवियस ईयर आपने लगाए होंगे। ठीक है, तो आइए अपनी क्लास को आज शुरू करते हैं और देखते हैं इंटेलिजेंस के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आता है एक शब्द है हमारा बुद्धि, जिसको आपका इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, आप सभी लोग बुद्धि शब्द से जरूर कहीं ना कभी वाकिफ होंगे, आपने बुद्धि शब्द कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। ठीक है, अब इसी को हम एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे कि इसके सिद्धांत क्या है, इसकी विशेषता क्या होती है, या किसी व्यक्ति में किसी की जो आपकी बुद्धि लब्धि है, जो है वो इंटेलिजेंस IQ है, वो कैसे निकाला जा सकता है। तो यही सब अपने डिटेल से स्टडी करेंगे और जानेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एस्टेट्स में या आपके सीटेट में या कहीं भी इस तरह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले और आसान शब्दों में आप जानिए कि किसी भी समस्या को समाधान करने की जो शक्ति होती है वो आपकी बुद्धि कहलाती है, या आपके जो अनुभव होते हैं उनसे आप चीजों को अच्छे से कर पाते हैं, उस चीज को बुद्धि कहते हैं। या फिर किसी भी परिस्थिति में आप क्या डिसीजन लेते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, उन सब चीजों को जो हम कर पाते हैं वो दोस्तों हमारी बुद्धि या इंटेलिजेंस कहलाती है। ठीक है, और इससे रिलेटेड आइए थोड़ा सा इसकी टेक्निकल टर्म को जान लेते हैं। ठीक है, प्रतिभा, ज्ञान, समझ इत्यादि के अर्थों में किया जाता है। सामान्य जो इस शब्द का, इसके बुद्धि का प्रयोग किया जाता है कि किसी व्यक्ति की प्रतिभा, उसका ज्ञान और उसकी समझ के रूप में किया जाता है। वह शक्ति जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, वो आपका बुद्धि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी टेक्निकल टर्म थी, इसको आप देख लें। मतलब हमारे में ज्ञान है, हमारी समझ कैसी है, हम प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से जो है वो सॉल्यूशन कर रहे हैं उनका, या अपने जो है एम को किस प्रकार से किस तरीके से प्राप्त कर रहे हैं, यही सब जो है वो हमारा बुद्धि कहलाता है। कुछ परिभाषाएं हैं जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछी गई हैं, प्रीवियस ईयर से भी ली गई हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार जो है वो सबने अपने अपने बुद्धि को अपने अपने शब्दों में मनोवैज्ञानिकों ने दर्शाया है। आइए जानते हैं कि किसने क्या क्या कहा। टर्मन एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने बताया है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। अमूर्त विचार कौन से होते हैं? जो हमारी इमेजनरी आपकी जो होती है, इमेजनरी जो हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, अमूर्त विचार जो हमारे इमेजनरी थॉट्स होते हैं, उनको जो है संदर्भित करता है। जो सोचने की जो योग्यता है वो जो है हमारी बुद्धि कहलाती है। वहीं पे रॉस कहते हैं कि नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही आपका बुद्धि कहलाती है। मतलब नई नई जो हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से आती हैं, वहां पे हम किस प्रकार से चेतन करते हैं, अपना आपका अनुकूलन, एडेप्टेशन करते हैं, चीजों को समाहित करते हैं, वही शक्ति जो है वो आपका बुद्धि कहलाती है। कॉल सैनिक के अनुसार क्या है? बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का योग है। मतलब किसी व्यक्ति में कितनी योग्यता है, क्या क्या काम वो किस प्रकार से कर सकता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग कामों को कर पाता है, वही जो है शक्ति वो आपका बुद्धि कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे थॉर्नडाइक ने भी बोला है कि सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही आपकी बुद्धि है। तो ये जो है इनकी इंपॉर्टेंट आपके परिभाषाएं हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हर किसी मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को अपने शब्दों में डिनोट किया है। ठीक है, सामान्य जाए कि किसी समस्या का हम समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं, वही शक्ति हमारी जो है आपकी बुद्धि कहलाती है। और अपने एम्स को हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, किन परिस्थितियों में प्राप्त करते हैं, यही सब आपका बुद्धि कहलाती है। बुद्धि की विशेषताएं। अब बुद्धि की विशेषता क्या होती है, क्या होता है बुद्धि? मैंने क्या कहा, बुद्धि जो है वो हमने अपने नॉर्मल लाइफ में सभी ने ये शब्द सुना हुआ होता है, लेकिन अब जो है वो इसको सिस्टमेटिक ढंग से डिटेल्ड स्टडी जो है वो करनी है, ताकि एग्जाम्स में हमारे जो है वो क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, बुद्धि क्या होती है? बुद्धि जो है वो एक जन्मजात शक्ति है। जन्मजात मतलब हमें जन्म से ही मिली है। ठीक है, और वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, मतलब हमारे पूर्वजों से हमें मिलती है और हमें जन्म के साथ ही ये आपका प्राप्त होती है। बुद्धि वंशानुक्रम व वातावरण से भी प्रभावित होती है। भाई, बुद्धि एक ऐसा फैक्टर है जो आपका एनवायरनमेंट से भी प्रभावित होगा और हमारे वंशानुक्रम से भी। अगर हमारे वंशानुक्रम, हमारे पूर्वज जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं, किसी के ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो वही चीजें हमारे अंदर भी आती हैं, हमारी भी जो इंटेलिजेंस है वो अपना ज्यादा होता है। ठीक है, और हमें किस प्रकार का एनवायरनमेंट मिला है, ये भी हमारी जो है वो बुद्धि को प्रभावित करता है। अच्छे एनवायरनमेंट में इंसान अच्छी सोच रखेगा, अच्छी चीजें सीखेगा और इस प्रकार से चीजें वो आगे बढ़ाता जाएगा।
बुद्धि का विकास जन्म से लेके किशोरावस्था तक हो जाता है। दोस्तों ये पॉइंट जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बुद्धि का विकास कब से कब तक हो जाता है। तो आपका जन्म से लेके किशोरावस्था जो आती है आपकी, वो 18 से आपका 19 वर्ष तक होती है। यहां तक जो है वो हमारी बुद्धि का विकास, किसी भी बच्चे की बुद्धि का विकास आराम से हो जाता है। अब बुद्धि क्या है? समस्या समाधान करने की योग्यता। मैं आपको बता चुका हूं, सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है, हमारे सामने किस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई और हमने उसको किस तरह से सॉल्व करा, कितने समय में करा, ये सब शक्तियां जो है हमारी, ये योग्यता जो है, ये बुद्धि हमारी कहलाती है, हमारी बुद्धि पे ही डिपेंड करता है। अब बुद्धि तर्क, चिंतन, कल्पना तथा स्मरण, मतलब याद करने की योग्यता भी है। मतलब हम किस प्रकार से तर्क कर पा रहे हैं, तर्क के बाद चिंतन किस प्रकार से कर पा रहे हैं, उसके बाद हमारी इमेजिनरी पावर कैसी है, हमारी मेमोरी कैसी है, ये सब चीजें जो है वो आपका बुद्धि के अंदर आती हैं। इन सब की योग्यता ही जो है वो आपका बुद्धि कहलाती है। ठीक है, बुद्धि क्या है? नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य बैठाने का जो गुण है वो आपका बुद्धि कहलाता है। ये इसकी विशेषता है। ठीक है, बुद्धि जन्मजात होती है, वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, आपका वातावरण का भी इसका प्रभाव पड़ता है। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक किसी भी बच्चे की जो है बुद्धि का विकास हो जाता है और समस्या समाधान करने की प्रक्रिया आपकी बुद्धि कहलाती है। बुद्धि के अंदर आपका तर्क आ जाता है, चिंतन आ जाता है, कल्पना आ जाती है, स्मरण, मेमोरी आ जाती है। इन सबका जो योग्यता है, इन सबका गुण जो है वो आपका बुद्धि कहलाता है। ये इसकी विशेषता है। और नवीन परिस्थितियों में हम किस प्रकार से अपने आप को समायोजित करते हैं, किस प्रकार से अपने को ढालते हैं ताकि हमें जो है वो कम से कम चीजों का जो है सामना करना पड़े और परेशानियों से हम निपट सके, ये जो है वो इस पॉइंट के अंदर आपका बताया गया है। ठीक है, और देखते हैं बुद्धि के प्रकार कौन कौन से होते हैं दोस्तों। ठीक है भाई, हमने देख लिया, बुद्धि की विशेषता जान ली कि बुद्धि जन्मजात होती है, एनवायरमेंट से भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब कितने प्रकार की बुद्धि एक व्यक्ति में हो सकती है, ठीक है, तो ये आपका जो है वो थॉर्नडाइक ने बताया है कि बुद्धि के जो नॉर्मली इन्होंने बताया है, सामान्यतः इसका विभाजन किया है थॉर्नडाइक ने। इन्होंने बताया है बुद्धि जो है वो आपका 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहले नंबर पे आती है आपकी मूर्त बुद्धि, मैकेनिकल इंटेलिजेंस। इसके अंदर क्या होता है, इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। यांत्रिक मतलब यंत्र। ठीक है, इस जिस भी जो है बालक का या इंसान का दिमाग जो है वो यंत्रों के साथ ज्यादा उसको रखता है, ज्यादा उसमें रुचि लेता है, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि कहलाती है, वो आपकी मूर्त बुद्धि कहलाती है, मैकेनिकल। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आपका कारीगर इसके अंदर आ जाते हैं, जो अपना काम करते हैं, जो कारीगर होते हैं नॉर्मली। इंजीनियर्स इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और जो मिस्त्री होते हैं, ये लोग भी आपका, क्योंकि ये यंत्रों से काम करते हैं और यंत्रों से काम करना इन लोगों को अच्छा लगता है, मतलब इनको इंटरेस्ट आता है। ठीक है, उसके अंदर तो यही जो है वो आपका मूर्त बुद्धि के अंदर आ जाता है, यंत्रों से गामक। और ये जो गामक जो है वो गामक बुद्धि भी इसको कहते हैं, गामक या यांत्रिक, मतलब हाथ पैरों से काम करने के लिए जो यंत्र उपयोग में किए जाते हैं, उस प्रकार की बुद्धि मूर्त बुद्धि कहलाती है। दूसरा आपका आ जाता है अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। इस बुद्धि का संबंध जो है वो आपका पुस्तकीय ज्ञान से होता है। इस शब्द को जो है वो आप इंपॉर्टेंट लिखें। ठीक है, और इस बुद्धि के बालक जो है वो कौन कौन से होते हैं, बच्चे जब जिस बच्चे ने पुस्तकीय ज्ञान लिया है, जिस पुस्तक का आपकी नॉलेज है, तो वो क्या बनेगा, जाहिर सी बात है वो वकील बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा, वो दार्शनिक बनेगा, फिलोसफर बनेगा, वो चित्रकार बनेगा, वो साहित्यकार बनेगा आदि। जो है वो इस प्रकार के जो बुद्धि जो जिनमें बुद्धि होती है वो आपकी अमूर्त बुद्धि या एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस आपका कहलाता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका सामाजिक बुद्धि। इस बुद्धि वाले व्यक्ति जो है वो, मतलब जो सामाजिक, जो सोशल जो ज्यादा डेवलप होते हैं, जिनमें सोशली इंटरेस्ट होता है, सोशल रहने का, तो उसमें कौन सा आ जाता है भाई, मंत्री लोग जो है वो समाज में रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें सामाजिक बुद्धि बोला। एक व्यवसायी, बिजनेसमैन भी आए दिन मतलब नए नए लोगों से मिलता है, नए नए लोगों से डीलिंग करता है, तो इस प्रकार की जो समझ है और किस प्रकार वो चीजों को सीख पा रहा है या अपना जान पा रहा है, ये जो है वो एक बिजनेसमैन में हो गई। आपके सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं, इन सब लोगों में जो बुद्धि कहलाती है रहती है, वो जो है वो इस प्रकार की बुद्धि रहती है, सामाजिक बुद्धि। ठीक है, ये आपका थॉर्नडाइक ने बताया था। आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, बुद्धि के सिद्धांत। भाई हमने बुद्धि को जान लिया कि बुद्धि क्या होती है, अब बुद्धि के सिद्धांतों को थोड़ा सा जानते हैं और उनको समझते हैं। और एग्जाम्स में जो है ना, चाहे सीटेट का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में जो है 1 से 2 क्वेश्चन सिद्धांतों से रिलेटेड पूछा गया है। कभी कभी वन लाइनर पूछ लिया जाता है, कभी कभी अंदर से पूछ लिया जाता है, सिद्धांतों के अंदर से। तो हम जो है वो आज अपनी क्लास में जो है वो कंप्लीट करेंगे इसको, और कोई भी पॉइंट हम नहीं मिस करने वाले। ठीक है, सबसे पहला जो सिद्धांत आता है, सबसे पुराना सिद्धांत जो है, प्राचीन सिद्धांत, वो जो है वो दोस्तों आपका
एक तत्व का सिद्धांत है वन फैक्टर थ्योरी। ठीक है, अब ये वन फैक्टर थ्योरी में क्या कह रहा है कि एक तत्व का सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे, आपका अल्फ्रेड बिने थे। इन्होंने किया था इस सिद्धांत का, फिर बाद में जो है समर्थन किया और इसको आगे बढ़ाने का काम जो किया करा अपना, उसका श्रेय जो जाता है वो टर्मन को जाता है और स्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिक को जाता है। मतलब इस सिद्धांत को सबसे पहले जो दिया प्रतिपादक थे इसके, वो बिने थे, और इसका भी समर्थन किया और इसको आगे बढ़ाया, तो वो दो ले जाने वाले व्यक्ति कौन थे, टर्मन और स्टर्न थे। सीधा सीधा यहाँ से जो है वो वन लाइनर क्वेश्चन आपका बनता है इस सिद्धांत से। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं। इसके अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। इन्होंने बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में माना है। कहने का मतलब यह है कि बुद्धि जो है वो सभी में समान जैसी होती है इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसको भी विभाजित जो है नहीं किया जा सकता। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। इसमें बोला गया है कि यदि जो है आपका न्यूटन जो है वो जो है आपके साइंस में अच्छे ना होते या साइंस की फील्ड में ना होते, साइंस में वो बहुत अच्छे थे, अगर वो साइंस की फील्ड में नहीं होते, अगर वो एज ए राइटर होते या एज ए पोएट होते, तब भी उनका उतना ही नाम होता जितना उनका साइंस की फील्ड में आज लिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें बताया है कि मतलब हर किसी में बुद्धि समान होती है। अगर वो उस काम को नहीं करेगा, दूसरे काम को करेगा, तो उस काम को भी वो प्रॉपर तरीके से आपका कर लेगा। ठीक है, अगर कोई टीचर है, बहुत अच्छा टीचर है, और अगर वो टीचर नहीं होता, कोई भी डांसर होता, तो वो उतना ही अच्छा होता। मतलब जिस फील्ड में जो इंसान जितना अच्छा है, अगर वो काम नहीं करता और दूसरा कोई काम करता, तो वो उसमें भी उतना ही अच्छा होता। ठीक है, इसमें जो है वो अविभाज्य इकाई बताया है कि बुद्धि जो है वो सिर्फ एक विभाज्य इकाई है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं इसका दूसरा सिद्धांत क्या कहता है। द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। इसका प्रतिपादन आपका स्पेरमैन ने किया था। ठीक है, और 1904 में किया था। ये सीधी सीधी लाइन है। इनके अनुसार इन्होंने बताया था कि बुद्धि में जो है दोस्तों वो दो कारक होते हैं, अथवा सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब पहले सिद्धांत में जो बताया था वो आपका एक कारक बताया था। इन्होंने जो है वो अब एक कारक ना बता के उसको खंडित कर दिया और बताया कि अब इसमें दो कारक होते हैं। बुद्धि में एक फैक्टर नहीं होता, दो फैक्टर होते हैं। आइए कौन कौन से फैक्टर होते हैं उसको जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने बोला आपका ए सामान्य कारक या जनरल फैक्टर। ठीक है, इसको जी कारक मतलब जनरल फैक्टर भी कहते हैं। इसको जनरल फैक्टर भी कहते हैं। यह कारक आपका जन्मजात होता है तथा वंशानुगत लक्षणों के रूप में आपका प्राप्त होता है। इस पर परीक्षण एवं वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है और यह अर्जित भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखें, कौन सा आपका जी फैक्टर। ये आपका हो गया जी फैक्टर। ठीक है, क्या क्या बोला इन्होंने, ये फैक्टर जन्मजात होता है, इसको आपका अर्जित नहीं किया जा सकता है, और वातावरण पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे ने जब जन्म लिया है, उसके अंदर जन्म से ही जो कुछ जो स्पेशल चीजें होती है ना, वो जो है वो इसमें आ जाती हैं। मतलब उसको जन्म से ही वो चीजें मिली हैं, वो जन्म से ही उस चीज में अच्छा है, स्पेशलाइजेशन है उसका जन्म से ही। ठीक है, और दूसरा क्या बताया है, एक तो व्यक्ति में आपका जनरल फैक्टर होता है, आपका एक विशिष्ट कारक होता है। ठीक है, विशिष्ट कारक को इन्होंने कहा ये एक एस फैक्टर, इसको एस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह वंशानुक्रम नहीं होता, यह वातावरण द्वारा अर्जित कारक है। परीक्षण तथा वातावरण का इस पर प्रभाव पड़ता है और प्रत्येक कार्य के लिए इसका मान आपका अलग अलग हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि एक कारक जो है सामान्य जनरल फैक्टर जो था वो हमें वंशानुक्रम से प्राप्त हुआ है, और ये वाला जो है विशिष्ट कारक जो है इसको हम अर्जित कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा जो है शुरू से ही दौड़ने में बहुत अच्छा है, तो वो उसको जन्म से ही जनरल फैक्टर उसका कौन सा है, आपका दौड़ना। दौड़ना उसका जनरल फैक्टर है जो आपका स्पेरमैन ने दिया। ठीक है, तो दौड़ना तो उसका जनरल फैक्टर है, उसे वंशानुक्रम से प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर वो एनवायरमेंट में रह के डांस सीख ले और अच्छा डांसर बन जाए तो ठीक है, अब जो है वो अपना डांस सीखना चाहता है, उसने अच्छा डांसर वो दोस्तों बन गया है। तो अब वो अच्छा डांसर कैसे बना है, वो आपका एनवायरमेंट से चीजों को अर्जित करके बना है। और जितना ज्यादा वो प्रैक्टिस करेगा, तो कहते हैं लास्ट लाइन में बोला गया है इसका मान अलग अलग होता रहता है। मतलब जितना वो एनवायरमेंट में रह के आपके उस चीजों सिचुएशन में रह के जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेगा, उतना अच्छा वो डांसर आपका बन जाएगा, उतना अच्छा डांसर वो कहलाएगा। तो यही इसके दो फैक्टर थे, आपका जनरल फैक्टर और आपका स्पेसिफिक फैक्टर।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं इसका तीसरा सिद्धांत कौन सा है। त्रितत्व का सिद्धांत, थ्री फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो भी स्पेयरमैन ही थे। मतलब पहले इन्होंने दो तत्व का सिद्धांत दिया, अब जो है वो आपका तीसरे तत्व का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में स्पेयरमैन ने बताया है कि बुद्धि के जो है वो एस और जी तत्व के साथ एक और आपका सामूहिक तत्व होता है। मतलब एक तो एस फैक्टर होता है और एक जी फैक्टर होता है, लेकिन इन दोनों में भी एक सिचुएशन ऐसी होती है जो आपके सामूहिक होती है। इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे ये एस फैक्टर है और ये आपका जी फैक्टर है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की भी एक स्थिति आएगी जो ये वाली होगी, ये जो है वो आपका कॉमन होगी। ठीक है, और इसी को बोला जाता है आपका सामूहिक तत्व। एस और जी को मिला के एक जो अलग से बनाया गया है वो आपका सामूहिक या कॉमन तत्व आपका बोला गया है। इस सिद्धांत में इतना ही था, और इससे जो है वो सीटेट में जो है वो कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि इसका प्रतिपादन किसने किया और कौन कौन से फैक्टरों से मिलके ये इसका तीसरा फैक्टर बना है जो सामूहिक तत्व बना है। तो एस सामान्य और विशिष्ट कारक को मिला के जो तीसरा फैक्टर बना है उसको सामूहिक तत्व बोला गया है। ठीक है, देख लेते हैं हम अपने अगले सिद्धांत को, बहुकारक का सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। दोस्तों इसका प्रतिपादन किसने किया? इसका प्रतिपादन किया आपके थॉर्नडाइक ने। अब इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में क्या बताया, आइए जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है। मतलब इसमें अब ये कह रहे हैं कि ना उसमें एक तत्व होता, ना दो तत्व होता, ना तीन तत्व होते, बहुत सारे तत्व होते हैं, कई तत्वों का, इसलिए इसको कहा जा रहा है बहुकारक का सिद्धांत। और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। मतलब जितने भी तत्व हैं उनमें कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। मनुष्य में बुद्धि के उतने ही तत्व होते हैं जितने कार्यों में वो आपका संपादित, जितने कार्यों को वो संपादित करता है। कहने का मतलब ये है साधारण शब्दों में कि मनुष्य जितने प्रकार के काम कर सकता है, यही कहना चाह रहा है कि कार्यों में संपादित, मतलब वो जितने प्रकार के काम कर सकता है, वो डांस कर सकता है, वो पढ़ सकता है, वो पढ़ा सकता है, या वो आपका कोई भी वकालत कर सकता है, पोएट बन सकता है। तो जितने भी प्रकार के वो काम आपका कर सकता है उसी में उतने ही फैक्टर होते हैं, इसलिए इसको बोला गया है बहुकारक का सिद्धांत। प्रतिपादक आपका थॉर्नडाइक थे। ठीक है, नॉर्मल सी चीज थी। अगला जो आ जाता है वो आपका आ जाता है गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत या थ्री डायमेंशनल थ्योरी। अब गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से तीन तत्वों से निर्मित है। अब इन्होंने कहा है कि जो हमारे मस्तिष्क की जो योग्यता है वो तीन तत्वों में होती है और उसी प्रकार से चीजें काम करती हैं। पहला क्या है दोस्तों? पहला है संक्रिया। अब संक्रिया को देखते हैं कि संक्रिया क्या है। सामान्य समस्या समाधान के लिए अपनाई गई क्रिया संक्रिया कहलाती है। मतलब इनकी थ्योरी को जानने के लिए इन तीन शब्दों को दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और सीटेट ने तोड़ तोड़ के क्वेश्चन दिए हैं पर्सनल, एक चाहे संक्रिया हो, चाहे विषय वस्तु हो, चाहे उत्पादन हो, पर्सनली इनसे जो है वो क्वेश्चन इसमें सीटेट में आपके आए हैं। ठीक है, अब संक्रिया क्या कहलाती है? किसी भी समस्या को आपका समाधान करने के लिए जो क्रिया हम करते हैं उसको ही नॉर्मली संक्रिया हम कहते हैं। अब दूसरा फैक्टर है इसका विषय वस्तु। किसी समस्या को सुलझाने के लिए काम में ली गई सामग्री आपका विषय वस्तु कहलाती है। मतलब हमारे पे हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हम जो भी सामान ले रहे हैं, जो भी चीजें ले रहे हैं, ठीक है, उस प्रकार को जो सामग्री है उसको आपका विषय वस्तु बताया है। अब तीसरे में और थर्ड इनका जो है लास्ट वो है आपका उत्पादन। अब उत्पादन के अंदर क्या है? विषय वस्तु में संक्रिया लागू करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पे जो हमने क्रिया करी, किसी भी प्रॉब्लम को लेके कोई भी क्रिया हमने करी, उसको जो है वो हमने लागू कर दिया है यहाँ पे, और जो परिणाम जो हमारा आया है तो उसे ही जो है दोस्तों हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। और उत्पाद जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। तो गिलफोर्ड का ये जो 3 डायमेंशनल था इसको 3D थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, 3D थ्योरी के नाम से भी ये आपका जाना जाता है, जिसमें आपका संक्रिया आ जाती है, विषय वस्तु आ जाता है और उत्पाद आ जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं। एक आ जाता है दोस्तों आपका समूह तत्व का सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ठीक है, इसके जो संपादन थे दोस्तों वो आपका टंगस्टन थे। ग्रुप फैक्टर थ्योरी को देने वाले आपके टंगस्टन थे। अब इन्होंने इसके बारे में क्या बोला है? टंगस्टन ने बुद्धि की 7 मानसिक योग्यताएं बताई हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि कितने प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई है? आपका 7 प्रकार की, और यहां से क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। अब इनके अनुसार कौन कौन सी वो 7 मानसिक योग्यताएं हैं वो हम देख लेते हैं।
और समूह ही बुद्धि है। मानसिक योग्यता इनका जो समूह है उसको ही इन्होंने बुद्धि कहा है। मतलब जिन व्यक्ति में ये सारे गुण होते हैं इन सबको जो है वो आप ज्वाइंट कर ले जाए तो वही दोस्तों हमारी पूरी बुद्धि कहलाती है। किसके अकॉर्डिंग? आपका थर्स्टन के अकॉर्डिंग। पहली कौन सी है? आपका स्थानिक क्षमता। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति में स्थानिक क्षमता कैसी है, कहीं घूमने फिरने की, वो कहीं भी जाता है, चीजों को देखता है, तो इस प्रकार की जो योग्यता होती है, किसी को आपका भौगोलिक ज्ञान हो जाता है, ये सब आपका स्थानिक क्षमता में आ जाता है। कोई अंकों में, न्यूमेरिकल एबिलिटीज में बहुत अच्छा होता है, मैथ्स में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये हो गई आपकी। दूसरी हो गई शाब्दिक, जिसमें आपको मैं बताया था वकील हो, मंत्री हो, इस प्रकार की जो एबिलिटी जिनमें होती है वो आपका आ जाती है। वाक वाले में आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तीसरा आपका पांचवा जो है स्मरण, मतलब किसी की मेमोरी कैसी है, ये इस चीज में आ जाता है। आपका तार्किक, किसकी रीजनिंग, मतलब तर्क करने की जो क्षमता है जो होती है वो इसके अंदर आ जाती है। और आपका लास्ट है आपका प्रत्यक्ष मत। ठीक है, ये आपका ये 7 प्रकार की जो योग्यता इसमें आ जाती हैं और ये जो है वो दोस्तों थंगस्टन ने बताई है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाता है, आपको 4 ऑप्शन में दोस्तों 3 सही दे देगा और 1 जो है वो गलत दे देगा और पूछेगा कि कौन सा जो है वो इस आपके थ्योरी के अंदर नहीं है उसको निकालिए। या इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि 1 और 2 जो है आपका वो है 2 4 है, मतलब ऑप्शन में रखेगा जिसमें 2 सही होंगे और उसके बाद में जो बाकी के जो ऑप्शन होंगे वो गलत होंगे। तो इस प्रकार के भी कई सवाल थंगस्टन से आए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम इसको देखते हैं आगे। अगला सिद्धांत जो कौन सा है? हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। दोस्तों अगर आप सीटेट का एग्जाम देखें, ठीक है, सीटेट में आपका जितने भी 2021 में पेपर हुए हैं 95% जो क्वेश्चन आया है वो आपका हार्वर्ड गार्डनर से आया हुआ है। जो चाहे जितने भी ऑनलाइन पेपर हुए थे इसमें 95% क्वेश्चन जो है वो केवल हार्वर्ड गार्डनर का आया हुआ है। अब मेरा काम था आपको बुद्धि का चैप्टर कराना, उसका पूरा कंटेंट में से निकलना, ताकि भाई पिछली बार जो है वो हार्वर्ड गार्डनर से आए थे, क्या पता आगे आए या नहीं आए। तो वो जो है आपने एक एक बार सब सिद्धांतों को पढ़ लिया, उसको आप लिख लें, नोट कर लें, जिस प्रकार से किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको ना हो। और ये जो है सीटेट एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं आपका दिसंबर में, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लें और इसको अच्छे से छाप लें अपने दिमाग में भी, अपने कॉपी में भी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर में बहुत मिलेंगे, उनको लगाएं और एक बार इस थ्योरी को देख लेते हैं। ठीक है, गार्डनर ने पहली बार ये थ्योरी जो है वो आपका 1983 में अपनी पुस्तक फेम ऑफ माइंड्स में दी थी, अपने सिद्धांत को रेखांकित किया था। ठीक है, तो ये आपका सन भी और ये बुक भी जो है वो आपका इंपोर्टेंट है। अब गार्डनर ने एक प्रस्तावित किया कि बुद्धि के जो है वो 8 भाग हैं। ठीक है, बुद्धि के इन्होंने कितने बताए? आपका 8 भाग बताए और 9वें भाग को संभावित जोड़ा। 9वां भाग जो है वो इसको दोस्तों इन्होंने संभावित तौर से जोड़ा था, जिसे आपका अस्तित्ववादी बुद्धि बोला है। ठीक है, इन्होंने बुद्धि के जो है वो आपका 8 भाग बताए और 9वें भाग को इन्होंने आपका संभावित जोड़ा है। ठीक है, जिसको इन्होंने अस्तित्ववादी बोला है। आइए जानते हैं इन्होंने कौन कौन से वो आपके 9 जो है अपने सिद्धांत में बुद्धि दी है। सबसे पहली आपकी इन्होंने दी है भाषाई बुद्धि, मतलब जो बच्चे, जो बालक या जो व्यक्ति भाषा में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं? लेखक हो गया, साहित्यकार हो गया, शिक्षक हो गया, या आपके प्रवक्ता जो हो गए, लेक्चरर जो होते हैं, ये भाषाई रूप में बहुत अच्छे होते हैं, तभी ये जो है वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इनमें भाषाई बुद्धि जो है वो बहुत अच्छी होती है। दूसरा आपका हो गया संगीतात्मक बुद्धि, जो संगीत में बहुत अच्छे हैं, गीतकार हैं, वाद्य यंत्र बजाने वाले होते हैं, ये लोग जो है वो आपका संगीत में बहुत अच्छे होते हैं और संगीतात्मक बुद्धि के अंदर ही आते हैं। तीसरा जो है वो आपका हो गया तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि में आपका सांख्यिकी विशेषज्ञ जो होते हैं, गणितज्ञ जो होते हैं आपका, ठीक है, और ये आपका अनुसंधान अधिकारी और वैज्ञानिक जो होते हैं, जितने भी साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, वो आपका रीजनिंग तर्क करने में बहुत अच्छे होते हैं। स्थानिक बुद्धि में आपका कारीगर बता दिया, मूर्तिकार बता दिया, चित्रकार बता दिया, मिस्त्री बता दिया, इंजीनियर बता दिया, ये आपका स्थानिक में आ गए। शारीरिक गति बुद्धि, ठीक है, इसमें आपके डांसर हो गए, जितने भी होते हैं नृत्य करने वाले, आपके खेल में आपके खिलाड़ी हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, मुक्केबाज हो गए, ठीक है, आपका एयरफोर्स का जो पायलट होता है वो भी आपका शारीरिक इसमें आता है, एथलीट्स हो गए, तैराक हो गए, आपके खिलाड़ी इत्यादि, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं और ये हार्वर्ड गार्डनर ने बताया है। और ये आपसे दे देगा उसमें तार्किक बुद्धि के अंदर कौन कौन से आते हैं, क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछेगा एग्जाम में, तो उसके अंदर ये आपको दिया होगा, एक ऑप्शन गलत होगा, 3 ऑप्शन सही होंगे, या 3 ऑप्शन गलत होंगे, 1 सही होगा, इस प्रकार की चीजें वो आपसे बार बार सवालों को घुमा करके पूछेगा। छठा आ जाता है आपका अंतराव्यक्तित्व बुद्धि,
ठीक है। अंतर व्यक्तिगत बुद्धि में आपके कौन आते हैं? योगी हो गए, तपस्वी लोग हो गए, जो संत हो गए, जिनमें अपने अंतरात्मा से जो रिलेटेड जो आपका मोक्ष प्राप्त जाते हैं उसके लिए वो आपका वो करते हैं, संन्यास पे हो जाते हैं। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो आपका इसमें आती हैं। अब इससे रिलेटेड ये दो शब्द जो है ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। कई बार हमें इनका मतलब तो पता होता है, लेकिन जब एग्जाम देने बैठते हैं, एग्जाम प्रेशर के अंदर जो है वो हम चीजों को अच्छे से पढ़ नहीं पाते, ठीक है, चीजों को मिस कर जाते हैं। तो यहाँ पे कोई ज्यादा अंतर नहीं आता है, यहाँ पे बस एक ही रा का अंतर आता है, ठीक है। इसको जो है वो इससे इजी निकलने का तरीका आप इसको इंग्लिश में देख लें तो वो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अंतर व्यक्तिगत बुद्धि में आपका वकील हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएंगे, आपका ये सब हो जाएंगे, काउंसलर वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। इसमें योगी, संत और तपस्वी हो जाएंगे, राजनेता हो जाएंगे, सामाजिक कार्यकर्ता हो जाएंगे, शिक्षक आदि हो जाएंगे। अस्तित्ववाद में कौन आते हैं? आपका दार्शनिक, विचारक, चिंतक, ठीक है, और साहित्यकार और बुद्ध। अब यही इन्होंने आपका दिया था, ये आपका नोवा बताया था इन्होंने अस्तित्ववादी, ये आपका संभावित तौर पर दिया था। फिर हो गया आपका प्रकृतिवादी बुद्धि, जिसमें आपका प्रकृति से रिलेटेड जो होते हैं, जैसे किसान हो गए, आपके जंतु वैज्ञानिक हो गए, तो ये जो है वो आपके प्रकृतिवादी बुद्धि, जो इन लोग प्रकृति को जानते हैं, प्रकृति के साथ अच्छे से रह पाते हैं और चीजों को उनमें जो है वो अडेप्ट कर पाते हैं। तो यही आपका हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत हो गया, ठीक है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बुद्धि के परीक्षण, भाई हमने बुद्धि जान ली, तो अब जो है वो हम बुद्धि के परीक्षण को जानेंगे कि बुद्धि का परीक्षण जो है वो किस प्रकार से कैसे हुआ था। तो परीक्षण जो हुआ था आपका बुद्धि का, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ये भी दो प्रकार का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक, ठीक है। एक होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ये भी आपका दो प्रकार का होता है, ये भी शाब्दिक होता है और अशाब्दिक होता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में जो होता है वो व्यक्ति से शब्दों के माध्यम से जो है वो चीजें पूछी जाती हैं, और एक में होता है अशाब्दिक, ठीक है, जो पढ़े लिखे होते हैं उनको जो है वो क्वेश्चंस वगैरह दे दिए जाते हैं, उससे रिलेटेड उनसे चीजें पूछी जाती हैं। अब जो है सामूहिक बुद्धि जो परीक्षण होता है वो भी दो प्रकार का होता है। सामूहिक में यहाँ भी जो है वो शब्दों के माध्यम से जो बोल के चीजों को जाना जाता है और उस परीक्षण लिया जाता है। उसके बाद फिर समूह में सामूहिक बुद्धि परीक्षण अशाब्दिक, जैसे कि हमारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो है वो हम हमारा एक क्वेश्चन पेपर बांट दिए जाते हैं और उसमें जो है वो क्वेश्चन पेपर हो जाने के बाद उसके बाद में सबको नंबर दिए जाते हैं, फिर उसको जांचा जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका बुद्धि परीक्षण तो आपका दो प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जिसमें आपका सिंगल होता है, जिसमें एक बोलने वाला होता है, बिना बोलने वाला, और इसी प्रकार का सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है जिसमें आपका सेम पैटर्न रहता है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, जानते हैं ये से बुद्धि लब्धि, ठीक है। अब ये बुद्धि लब्धि जो है वो क्या है, इसके बारे में जानते हैं। बुद्धि लब्धि को जानने के लिए हमें दो टर्म्स को बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। आपका पहली जो है वो आपकी मानसिक आयु और दूसरी आपकी वास्तविक आयु, जिसको बोला जाए है आपका मेंटल एज और आपका क्रोनोलॉजिकल एज। अब इनको दो टर्म को समझने के लिए बहुत हमें जरूरी है, तभी हम जो है वो दोस्तों हम बुद्धि लब्धि को आपका समझ सकते हैं। मानसिक आयु आपका वो हो गई कि कोई भी बच्चा है वो अपने साथ वाले बच्चों के साथ से जो है वो आपका पिछड़ा हुआ तो नहीं है, मतलब दिमागी तौर पे जो बच्चा 10 साल का नॉर्मल काम कर रहा है, क्या वो दूसरा भी 10 साल का बच्चा उस प्रकार के काम कर पा रहा है? तो ये जो आपकी क्या हो गई, ये आपकी मेंटल एज हो गई। और वास्तविक आयु तो आपका नॉर्मल है ही, जो बच्चा जितना आपका जी लिया है जन्म के बाद में जो उसकी एज है वही आपका वास्तविक आयु के अंदर आ जाती है। तो बुद्धि लब्धि को जानने के लिए दो टर्म्स को समझना बहुत जरूरी था। मानसिक आयु वही होती है और आपका क्रोनोलॉजिकल एज आपका ये हो गई, ठीक है। आइए देखते हैं। अब बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है दोस्तों वो सबसे पहले आपका स्टैन ने दिया था, लेकिन टर्मन ने उस सूत्र को बाद में जो है वो आपका संशोधित किया। तो अब वो सूत्र क्या है वो दोस्तों देख लीजिए, IQ बराबर में मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। ये जो है वो आपका बुद्धि लब्धि निकालने का दोस्तों सूत्र है, ठीक है। आप इसको अच्छे से लिख लें और ये जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा हम, इस सूत्र के द्वारा हम निकाल सकते हैं बच्चे में जो है वो कितनी बुद्धि है और कितनी बुद्धि नहीं है, ठीक है। इससे रिलेटेड सीधे सीधे कभी कभी क्वेश्चन भी आपसे वो पूछ लेता है, चाहे वो इसके द्वारा वो आपसे मेंटल एज भी निकलवा सकता है और क्रोनोलॉजिकल एज भी आपका निकलवा सकता है। अब इसकी एक टेबल है जिसके द्वारा हम जो समझ जाते हैं, ठीक है। ये एक जनरल, अगर किसी का IQ जो है, किसी का IQ लेवल जो है वो
90 से 110 के बीच में है, ठीक है दोस्तों, तो वो आपका सामान्य आईक्यू वाला इंसान कहलाता है। ठीक है, मतलब जो किसी का आईक्यू अगर 90 से 110 के बीच में है तो उस इंसान की जो बुद्धि है वो जनरली सामान्य बुद्धि आपका कहलाती है। ठीक इसी प्रकार 110 से जो है वो 120 तक जो हो जाती है, 119 तक हो जाती है, तो वो माना जाता है नॉर्मली वो थोड़ा श्रेष्ठ हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसके ऊपर जाएंगे तो आपका वो 120 से 140 वो अतिश्रेष्ठ हो गया, और सबसे ऊपर जो होता है 140 से जो वो अधिक होते हैं वो अधिक प्रतिभाशाली। ठीक है, इसमें आपका साइंटिस्ट वगैरह आ जाते हैं जिनका जो है वो आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, जिस पर आप न्यूटन को देख लीजिए। ठीक है, ये नॉर्मल आईक्यू वाले बंदे नहीं थे, जो है वो ये इनका जो आईक्यू लेवल था बहुत अच्छा था। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग जो था आपके लास्ट में जो आपके साइंटिस्ट थे, इन लोगों के जो आईक्यू लेवल था आपका बहुत अच्छा था। इससे नीचे जो आ जाते हैं 80 से 90 के बीच में वो मंद बुद्धि के बालक कहलाते हैं। उससे नीचे जो आ जाते हैं वो सीमांत बुद्धि के, मतलब जिनका आईक्यू लेवल और घटता जाता है। उसके बाद में 60 से 70 के बीच में आ गए, ये भी मंद बुद्धि में आ गए। ठीक है, 20 से आ गए ये हीन बुद्धि आ गए, और 20 से कम जो होता है दोस्तों वो आपका जड़ बुद्धि होता है। इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो जो है वो अपना काम स्वयं कर ही नहीं सकते। एक चैप्टर आएगा आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, उसमें ये बहुत डिटेल से, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक के बच्चे कौन से होते हैं, यहाँ से यहाँ तक के कौन से होते हैं, यहाँ से यहाँ तक के, मतलब तीनों को हम अलग अलग तोड़ के देखेंगे और अलग अलग इनको समझेंगे पूरे चैप्टर के अंदर। ये एक टेबल इसकी थी आपकी आईक्यू निकालने की, इसलिए यहाँ पे ये एक टेबल डाली गई थी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो 140 के आसपास जिसका भी आईक्यू रहता है वो प्रतिभाशाली या प्रतिभावान बच्चे कहलाते हैं, जो आपका बहुत कम ही पाए जाते हैं। ठीक है, और जो सामान्य जो जनरल आपकी जो आपके पॉपुलेशन में होती है वो आपका 90 से 110 के बीच की आईक्यू होती है। ठीक है, आप इसको लिख लें, ये टेबल से सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, और यहाँ से जो है वो आपका न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, नॉर्मल चीजों को भी देके वो चीजें निकलवा लेता है। देखते हैं आगे, देखते हैं। अब दोस्तों एक आ जाता है संवेगात्मक बुद्धि। ठीक है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। अब ये क्या होता है भाई, हमने बुद्धि पढ़ ली, बुद्धि के सिद्धांत पढ़ लिए, ठीक है, बुद्धि की विशेषताएं पढ़ ली है, बुद्धि परीक्षण पढ़ लिए, और आपकी बुद्धि लब्धि पढ़ ली। अब ये हमारे सामने इमोशनल इंटेलिजेंस क्या आ गया, संवेगात्मक बुद्धि क्या आ गई। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको बुद्धि को समझना बहुत जरूरी था। बहुत सी बार इसको जो है वो आपका सेपरेटली बताया जाता है, क्योंकि ये बुद्धि से रिलेटेड है, लेकिन ये खुद में इतना बड़ा टॉपिक है तो इसको समझने में दोस्तों आपको कठिनाई आती है, क्योंकि हमारे जो है एग्जाम में जो है वो कम समय रह गया है, इसके लिए मैंने इसको ऐड किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हमने जो है वो कम चीजों में तोड़ा है, कम भागों में। हर चीज जो है वो इससे हम रिलेटेड हम देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, अब ये संवेगात्मक बुद्धि होती क्या है, स्वयं की भावनाओं के साथ साथ दूसरे की भावनाओं को पहचानने और प्रतिबंधित करने की क्षमता आपके संवेगात्मक बुद्धि है। ठीक है, आपका इसको दूसरे नाम से जाना जाता है भावनात्मक बुद्धि। ठीक है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। अब ये जो है वो आपका दो प्रकार की होती है। कहने का मतलब क्या है कि मतलब हम जो है वो अपनी भावनाओं को तो समझ ही पा रहे हैं। ठीक है भाई, सोसाइटी में हम रह रहे हैं, हम समाज में रह रहे हैं, तो अपने इमोशंस को तो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्या हम दूसरे के इमोशंस को समझ पा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो क्षमता होती है वो हमारी संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। मतलब इसका जो रिलेशन है ना वो इमोशन से है, अलग ही पूछा गया है। इमोशंस के बारे में बताया गया है कि आप खुद के बारे में तो जान रहे हैं आपके क्या इमोशंस हैं। ठीक है, आप खुश हैं या आप दुखी हैं, लेकिन क्या इसके साथ साथ आप जो आसपास आपके जो लोग रह रहे हैं, क्या आप उनके बारे में भी ये चीजों को समझ पा रहे हैं, क्या जान पा रहे हैं कि उन लोगों के इमोशंस किस प्रकार से काम कर रहे हैं। इसको आप ऐसे देख लीजिए, भाई हम किसी शादी में जाते हैं, वहां पे जाके हम रोने लग जाएं, जबकि वो एक खुशी का माहौल है। ठीक है, तो वहां जो है वो जिसमें आपका ये इमोशन इंटेलिजेंस नहीं होगा वो इस प्रकार के काम करेगा, वो इस चीज को देखेगा, जानेगा कि दूसरे की भावना क्या है, दूसरे के इमोशंस इस वक्त किस प्रकार से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको उस प्रकार का माहौल ही देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम किसी के गम में चले जाते हैं और वहां खुश होते हैं, ठीक है, तो ये भी चीज जो है वो हमारे लिए सही नहीं होती। और ये सब चीजें जो आती हैं किससे आती हैं, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस से ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, जहां पे हमें अपनी खुद की भावना, खुद के इमोशंस को तो समझना ही है, साथ के साथ जो है वो अपने साथ वाले के या दूसरे के इमोशंस को भी समझना है, उस प्रकार से काम आपका करना है। अब ये इमोशंस को आपके कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये आपका दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक प्लेजर वाले होते हैं, एक सैड इमोशंस होते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था कि कभी हम अपनी लाइफ में खुश होते हैं और कभी हम अपनी लाइफ में जो है वो दुखी होते हैं।
अब यहाँ पे जो मेन सीखने की चीज ये है कि हमारी अगर इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होगी तो हम चीजों को बैलेंस कर पाएंगे और अपनी लाइफ में जो है वो आगे अच्छे से काम कर पाएंगे, अपनी लाइफ में फोकस रह पाएंगे, दूसरों के काम आ पाएंगे। तो इसलिए जो है वो इस प्रकार की बुद्धि का हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है और बहुत उपयोग में आपका आता है। ठीक है, आप चाहे कितने भी समझदार क्यों ना हो, आपका IQ लेवल कितना भी अच्छा हो, लेकिन आप सोसाइटी में रह के लोगों को नहीं समझ पाए, लोगों को नहीं जान पाए, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना बिहेवियर नहीं रख पाए, तो कहीं ना कहीं समाज जो है वो आपको कहता है कि ये वो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर नहीं आता। ठीक है, तो यही जो है वो आपका इमोशन, आपका इंटेलिजेंस है। अब इसकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या क्या है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है जो इमोशन, जो संवेग है, संवेग का जो मतलब होता है आपको इमोशन ही होता है, इमोशन से आपका डिनोट कर रहे हैं हम संवेग को। ठीक है, संवेग जो है ये कहता है ये अचानक उत्पन्न होते हैं। भाई हमें इमोशंस जो है वो हमारे अचानक आपका उत्पन्न होते हैं। आप देखिए कि आप सपोज कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं, अब लास्ट बॉल तक वो मैच चल रहा है, चाहे वो आप किसी भी दो टीमों का ले लें, आप किसी भी एक टीम के सपोर्टर हैं तो आप उसको मैच को देखेंगे, लेकिन अगर आपकी टीम जीत जाती है, ठीक है, तो आप एकदम से ही जो है वो आप बहुत खुशी से भर जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपकी टीम हार जाती है तो आप में कहीं ना कहीं गम होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आप दुखी होंगे कि हमारी देश की जो टीम है वो हार गई। तो ये जो है दोस्तों कैसे होते हैं, आपका अचानक आने वाले, सडनली जो है हमारे इमोशंस जो है जाग जाते हैं। दूसरी विशेषता, संवेगों में तीव्रता होती है। ठीक है, कभी कभी इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं कि मतलब जो है वो इंसान की जो नॉर्मली इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल वो है जीरो हो जाती है। और वहां पे जो व्यक्ति अपने दिमाग का सही उपयोग कर पाता है, किसके द्वारा, ठीक है दोस्तों, इसके संवेगात्मक बुद्धि के द्वारा। मतलब कभी कभी हमारे इमोशंस हम इतने बढ़ जाते हैं कि हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, तो यही वो इसमें बता रहा है कि बहुत तीव्र होते हैं और वहीं पे जो है हमें खुद को संभालना पड़ता है। ठीक है, और ये संवेग जो है वो आपका क्षणिक भर भी रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो हमारे इमोशंस होते हैं, इमोशंस पे दोस्तों अपना पूरा सा एक चैप्टर आएगा, लेकिन यहाँ बेसिक तौर पे ऊपर ऊपर से हम जान के इसको चलेंगे, समझेंगे, ताकि क्वेश्चन हमारे मिस एग्जाम में ना हो। क्षणिक भर के लिए होते हैं, कभी हमारे इमोशंस अच्छा है और कभी जो है वो हमारे इमोशंस मतलब जो है वो दुख वाले हो गए, कभी अच्छे वाले हो गए, कभी आ गए कभी चले गए, इस प्रकार का ये चलता रहता है। अब संवेग से मानसिक एवं शारीरिक परिवर्तन आते हैं। इमोशन से जो होता है हमारे शरीर में आपके शारीरिक तौर पे या मानसिक रूप से, मैंने आपको बताया कि आपकी टीम एकदम जीत गई, ठीक है, कोई मैच जीत गई तो आप खुश हुए और आपके जो है वो कई क्रिया करने लगे, आप एकदम खड़े होकर कूदने लगे, तो इस प्रकार का शारीरिक परिवर्तन आ गया। मानसिक तौर पे आप खुश हो गए, तो ये दोनों चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, अब संवेगात्मक बुद्धि हमें बताती है कि कोई व्यक्ति जीवन में आपका कितना सफल है। तो मैं दोस्तों बता दूं कि मतलब संवेगात्मक बुद्धि के द्वारा ही जो है वो किसी व्यक्तित्व की आपकी पूरी पहचान हो पाती है। ठीक है, इसके द्वारा ही किसी का संवेगात्मक विकास हुआ है या नहीं हुआ है, ये उसकी संवेगात्मक समझ पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, उसका संवेगात्मक विकास हुआ है, जाहिर सी बात है वो एक सफल व्यक्ति कहलाएगा, जो एक अच्छा पर्सनैलिटी उसकी रहेगी और समाज को वो समझ पाएगा। ठीक है, और अगर उसके संवेगात्मक बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, वो अपने में ही मगन रहेगा और वो अपने लिए ही चीजों को जानता रहेगा, सीखता रहेगा, जो उसके मन में आएगा वो करता रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये थी इसकी विशेषताएं। आइए आगे देखते हैं। अब संवेगात्मक बुद्धि के तत्व, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब डैनियल गोलमैन ने आपके भावनात्मक बुद्धि के 5 तत्व इन्होंने बताए थे कि भाई इसके जो है वो आपका 5 तत्व होते हैं। वो 5 तत्व कौन कौन से होते हैं। पहला जो है, देखो ये लास्ट पॉइंट जो मैंने छोड़ा था कि संवेगात्मक बुद्धि हमें बताती है कि कोई व्यक्ति कितना सफल है या नहीं है। अब इसकी को लेके आगे चल रहे हैं, देखो ये इसमें बताएगा, हर पॉइंट में बताएगा सेल्फ अवेयरनेस हमारी कैसी है, मतलब हम जो है वो अपने प्रति जागरूक हैं या नहीं है, हमें अपने लाइफ में क्या करना है। ये जो है वो हमारी नॉर्मल इंटेलिजेंस से नहीं होगा, ये आपका संवेगात्मक इंटेलिजेंस के द्वारा आपका होता है कि हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए हम अवेयर हैं या नहीं है। हम कोई भी कोर्स कर रहे हैं, हम BTC कर रहे हैं, हम B.Ed कर रहे हैं या हम B.Tech कर रहे हैं, तो मतलब हमें अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, क्या बनना है। तो इस प्रकार की जो सोच और समझ होगी वो जो है दोस्तों वो आपके संवेगात्मक बुद्धि के अंदर ही आएगी। ये इसका एक तत्व है, इसका एलिमेंट है। आपका सामाजिक जागरूकता, भाई सबसे पहले हमें खुद के बारे में जानना है कि हम खुद क्या हैं, उसके बाद में हम ये देखेंगे कि समाज में क्या चल रहा है, समाज के प्रति हमारे दायित्व बनते हैं या नहीं बनते, क्या हमारा दायित्व जो है समाज के प्रति रहता है और समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, या समाज में क्या हो रहा है, क्या घट रहा है। इस प्रकार की चीजें आपके सोशल अवेयरनेस में आ जाती है। आपका सेल्फ रेगुलेशन, ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि स्वयं नियमन, कि हम चीजों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आत्मा आपका अभिप्रेरण, मतलब सेल्फ मोटिवेशन, कि हमारे अंदर किसी भी काम को करने के लिए सेल्फ मोटिवेशन है या नहीं है, ये जो है वो इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा आपका सहानुभूति,
ठीक है, एम्पैथी कि हमें चीजों को लेके सहानुभूति हमारे अंदर है या नहीं है, ये जो है वो आपका 5 जो है इसके अंदर आपका आ जाते हैं। आगे देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, और ये आपके जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपका ये आते हैं। अब संवेगात्मक बुद्धि के अनुप्रयोग, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अब ये जो है संवेगात्मक बुद्धि का उपयोग जो है वो किस प्रकार से होगा, इसको हम जो है वो समाज में जो है वो कैसे ला पाएंगे, कैसे इसको उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, समाज में उचित स्थान प्राप्त करने के लिए जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब इमोशन इंटेलिजेंस का प्रयोग जो है वो हम समाज में किस प्रकार से एक अच्छा ओहदा अपना बना सकते हैं, क्योंकि जब हम समाज को समझेंगे, अपनी जरूरतों को समझेंगे, उनको पूरा करेंगे, उसके बाद समाज की जरूरतों को समझेंगे, देखेंगे समाज में क्या घट रहा है, उसके लिए जो हम अवेयर होंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, कोई भी जो व्यक्ति है या कोई भी जो बच्चा है वो इसके लिए अवेयर रहता है, तो कहीं ना कहीं वो समाज में अपना एक अच्छा स्थान बना पाता है। ठीक है, दूसरा आपका संबंधों एवं रिश्तों में घनिष्ठता बनाए रखने के लिए, मैंने यही बोला कि आपके जो आसपास जो लोग हैं उनके भावनाओं को, इसकी परिभाषा में ही आया था ना भाई, खुद की भावनाओं को समझना और दूसरों की भावनाओं को समझना, यही एक इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, अब वो जो है जब आप दूसरे को समझ ही नहीं सकते तो उसका रिलेशन, आपका रिलेशन बन ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आप अपने फ्रेंड को या अपने परिवार में किसी भी मेंबर की कंडीशंस को समझ नहीं सकते तो आपका और उनका एक अच्छा रिलेशन नहीं बन सकता, नहीं डेवलप हो सकता। ठीक है, तो ये संबंधों और रिलेशन को भी जो है वो इसमें घनिष्ठता बनाए रखता है। ठीक है, यह जीवन को सुखमय और शांतिमय बनाता है। भाई हम डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, जब हमें यही नहीं पता रहता कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, हम सेल्फ जो है वो अवेयर नहीं होते और क्या चीजें हमें क्या करनी है क्या नहीं करनी। जिस वक्त हमें ये आंसर मिल जाता है अपने जीवन का कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो दोस्तों अपने आप में ही वो एक सुखमय अपना जो फीलिंग होती है, एक सुखद फीलिंग होती है। ठीक है, और शांति में जो है वो आपका जीवन चलता रहता है। ये आपका किसके द्वारा आता है, ये आपका संवेगात्मक बुद्धि के द्वारा ही ऐसा मुमकिन हो पाता है। ठीक है, यह बालक को कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। जब बच्चा इतना अवेयर हो जाएगा चीजों के प्रति, तो जाहिर सी बात है वो और बच्चों से आगे ही निकलेगा और इस चीजों को लेके वो अपना एक अच्छा व्यक्तित्व बना पाएगा और खुद भी जो है वो एक अच्छा स्थान प्राप्त कर पाएगा औरों के मुकाबले। ठीक है, तो ये जो है वो इसके अनुप्रयोग थे। आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सेशंस को जो है वो आगे बढ़ाएं। जिस प्रकार हम करते हैं, थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन हम अपने चीजों को कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने बुद्धि पढ़ी। बुद्धि में मैंने आपको बताया था कि समस्या समाधान करने की योग्यता ही आपका बुद्धि कहलाती है। ठीक है, बुद्धि का हमने ये देख लिया, इसकी परिभाषाएं समझ ली थी। ठीक है, उसके बाद किन किन आपके मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषा इसके बारे में दी थी, जिसमें आपका टर्मन थे, रॉस थे, कॉलसैनिक थे, थॉर्नडाइक थे। इन्होंने अलग अलग तौर पे जो है वो अलग अलग बुद्धि की परिभाषाएं दी थी। इसके बाद जो है वो इसकी विशेषताएं आई थी बुद्धि की, जिसमें आपको बताया गया था बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है, वंशानुक्रम है और वातावरण पर इसका प्रभाव पड़ता है, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होती है। समस्या समाधान करने की विधि है, बुद्धि के अंदर ही आपका चिंतन, तर्क, कल्पना, स्मरण, आपका ये सब चीजें आती हैं और नवीन परिस्थितियों में किस प्रकार हम चीजों को सीख पाते हैं। उसके बाद में थॉर्नडाइक ने दोस्तों आपको बताया था, थॉर्नडाइक के अनुसार जो है दोस्तों बुद्धि को उन्होंने 3 प्रकार की बताई थी। मूर्त बुद्धि, मैकेनिकल, जो कारीगर वगैरह होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका अमूर्त बुद्धि जो पुस्तक के ज्ञान से रिलेटेड होती है, दार्शनिक, चित्रकार, साहित्यकार। आपका सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि में आपका मंत्री आ गए, व्यवसायी आ गए या सामाजिक कार्यकर्ता इसके अंदर आ गए। थॉर्नडाइक ने ये आपका बुद्धि के बारे में बताया था। बुद्धि के सिद्धांत हो गए, जिसमें एक तत्व का सिद्धांत हो गया, जिसमें आपका अविभाज्य इकाई बताया था बुद्धि को। इसमें द्विकारक हो गए, जिसमें आपका एक जी फैक्टर हो गया और आपका एक एस फैक्टर हो गया। इन्होंने 2 बताए थे। जी फैक्टर आपका जन्मजात था और ये जो है हमारा वातावरण से अर्जित था। मतलब अगर कोई जन्म से ही आपका अच्छा दौड़ने में है और अगर वो अच्छा डांसर बनना चाहता है तो वो इस फैक्टर के अंदर आएगा, वो उसको अर्जित कर सकता है। ठीक है, और आपका सामान्य कारक ये विशिष्ट कारक दोनों हो गए। फिर तत्व में आपका एक्सपेरिमेंट ने दिया था, इन दोनों का मिक्सचर जो है वो आपका इन्होंने इसके अंदर बताया था। आगे बहुकारक का सिद्धांत था, इसमें इन्होंने बताया था आपका थॉर्नडाइक ने कि जितने वो काम कर सकता है उसमें उतने प्रकार की योग्यता होती है, मतलब व्यक्ति के। आगे हमने गिलफोर्ड का 3D सिद्धांत पढ़ा था, जिसमें आपका संक्रिया आई थी, विषय वस्तु आई थी और उत्पाद आए थे। इसके बाद में समूह तत्व का सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर ऑफ थ्योरी, ये थैंक्सन ने दिया था। इन्होंने इसमें 7 प्रकार की बताई थी। स्थानिक, अंकीय, शाब्दिक, वाक स्मरण योग्यता, तार्किक योग्यता, आपका प्रत्याक्षमत
फिर हार्वर्ड गार्डनर का मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था, ठीक है। इनकी पुस्तक भी फेम ऑफ माइंड आपके 1983 में दी थी इन्होंने, और इसमें इन्होंने नॉर्मली जनरली 8 बताए थे, 9 आपका अस्तित्ववाद का बताया था। इन सब के बारे में हमने अच्छे से देख लिया है, ठीक है। फिर आपके बुद्धि परीक्षण आ गए थे, 2 प्रकार के होते हैं आपका व्यक्तिगत, एक सिंगल व्यक्ति का परीक्षण हो सकता है, दूसरा समूह के द्वारा ये परीक्षण आपका हो सकता है। फिर हमने पढ़ा था आपका बुद्धि लब्धि, ठीक है। अब बुद्धि लब्धि को जानने के लिए हमने आपका मेंटल एज पढ़ी थी और आपका क्रोनोलॉजिकल एज हमने पढ़ी थी। इसका सूत्र हमने देखा था किस प्रकार से निकाला जाता है, IQ इक्वल MA अपॉन आपका CA इंटू 100, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट था, और इसके बारे में हमने इसकी टेबल जानी थी, इसके मान आपका क्या क्या रहते हैं और किसके अंदर किसका IQ कैसा है, तो वो कौन सा व्यक्ति आपका कहलाएगा। इसके बाद में हमने इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़े थे कि क्या है, अपनी भावनाओं को समझना, पहचानना, और इसकी क्षमताएं जो है वो अपने साथ साथ दूसरे की भी भावनाओं को समझाना। इमोशंस आपके अच्छे भी होते हैं जो आपको प्लेजर देते हैं, और आपको दुख जो है सैड करते हैं। इमोशंस भी 2 प्रकार के होते हैं, अचानक होते हैं इमोशंस, आपका तीर होते हैं, इमोशन क्षणिक भर होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद में ये मानसिक और शारीरिक परिवर्तन भी हमारे शरीर के अंदर लाते हैं इमोशंस। उसके बाद संवेगात्मक बुद्धि हमें आपके व्यक्ति जीवन को कितना सफल है व्यक्ति, ये हमें बताता है। एक और देख लेते हैं, इसके तत्व आपके डेनियल गोलमैन ने दिए थे आपके, ठीक है। आपका सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, आपका सेल्फ मोटिवेशन और एम्पैथी, ठीक है। ये सब चीजें आपकी आई थी दोस्तों। ये हमारी क्लास थी और इसके अनुप्रयोग हमने देख लिए थे। समाज में उचित स्थान प्राप्त करने के लिए हमारे रिलेशन और जो है वो आपके संबंधों को, रिश्तों को किस प्रकार से हम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। खुद को जो है वो एक शांत वातावरण हम कैसे दे सकते हैं, खुद के अंदर हम शांति कैसे स्थापित कर सकते हैं, और कक्षा का मतलब यह है कि समाज में उचित स्थान, प्रथम स्थान प्राप्त भी हम इसके द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लास, उम्मीद करता हूं कि सबको अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके। और इसके बाद में जो है जैसे ये पूरा हो जाएगा आपकी क्लास, जो CDP की सीरीज पूरी हो जाएगी, फिर हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, और इन सब चीजों को आप लिखते चलें, ताकि मॉक टेस्ट में जो है दोस्तों वो जो है वो आपका जरूरत पड़ेगी। और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू दोस्त।